हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे चैनल योर स्टडी गाइड पे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, इसका पार्ट 1.5 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इससे पहले की जो वीडियो थी मैंने उसमें आपको इनके एग्जांपल्स, डायमेंशनल एनालिसिस किसे कहते हैं, वो सब मैंने आपको अच्छे से समझाया था विद एग्जांपल। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो आज हम ये पार्ट कवर करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The combination of elements to form compound is governed by the 5 basic laws। मतलब जो एलिमेंट्स जो होते हैं, एलिमेंट्स जब कंबाइन होते हैं उसके बाद जो कंपाउंड बनते हैं, उन कंपाउंड को बनाने के लिए 5 बेसिक लॉज दिए गए हैं, जिन्हें हम वन बाय वन पढ़ेंगे। जैसे कि फर्स्ट लॉ ये रहा और सेकंड लॉ इसके नीचे है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम पहले फर्स्ट लॉ से हम स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इट स्टेट्स दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इस लॉ को दिया था एंटोनी लेवुजियर ने 1743 से 1794 तक। ठीक है, तो इन्होंने इस लॉ में कहा था कि जो मैटर होता है, मैटर को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और ना ही उसको क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, तो इस लॉ को एंटोनी लेवुजियर ने दिया था 1789 में। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, बहुत ही केयरफुल एक्सपेरिमेंट किया था, मतलब बहुत ही केयरफुली एक एक्सपेरिमेंट किया था फॉर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस फॉर रीचिंग टू द अबव कंक्लूजन। मतलब इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था ताकि उस एक्सपेरिमेंट को करके ये इस लॉ को दे सकें। ठीक है, दिस लॉ फॉर्म्ड द basis for several later developments in chemistry. In fact, this law was the result of exact measurement of masses of reactants and products and carefully planned experiments performed by Lavoisier। जब ये लॉ बनकर तैयार हुआ, मतलब जब ये लॉ बनाया गया था, तो इस लॉ के बनने के बाद कई सारे ये लॉ जो था वो कई केमिस्ट्री में जो डेवलपमेंट्स थी उनका बेसिस बन गया ये लॉ। मतलब इसका मतलब ये है कि दिस वाज द रिजल्ट ऑफ एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स। मतलब इस लॉ से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के मासेस को एग्जैक्टली मेजर किया जा सकता था। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। ये लॉ जब बनाया था तो इस लॉ को बनाने का प्रॉफिट ये हुआ था, फ़ायदा ये हुआ था कि इस लॉ की हेल्प से रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मास को एग्जैक्टली मेज़र किया जा सकता था। ठीक है, इसके बाद फिर ये लेवुशियर जो थे वो बाद में एक्सपेरिमेंट्स करते चले गए। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा फर्स्ट लॉ। अब हम करते हैं सेकंड लॉ। Law of definite proportion. This law was given by a French chemist, जोसेफ फ्रोस्ट। ये हैं हमारे साइंटिस्ट जोसेफ फ्रोस्ट, 1754 से 1826 तक। इन्होंने भी एक लॉ दिया था कि एक कंपाउंड जो है वो हमेशा एग्जैक्टली सेम a given compound always contains exactly the same proportion of elements by weight। अच्छा, एक कंपाउंड जो होता है उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन एलिमेंट्स का प्रपोर्शन जो वेट से जो प्रपोर्शन होगा वो सेम होगा। ठीक है, एक कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स का जो प्रपोर्शन होगा वो वेट से एकदम सेम होगा। ठीक है, Frost worked with 2 samples of cupric carbonate। जोसेफ फ्रोस्ट जो थे उन्होंने क्यूप्रिक कार्बोनेट का सैंपल लिया था और उन्होंने उसके साथ एक्सपेरिमेंट किया था। वन ऑफ विच वाज ऑफ नेचुरल ओरिजिन एंड द अदर वाज सिंथेटिक वन। मतलब उनमें से एक जो था वो नेचुरल ओरिजिन का था। ठीक है, और जो दूसरा था वो सिंथेटिक था, यानी कि वो बनाया हुआ था, मैन मेड था।
ही फाउंड दैट द कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट वॉज सेम। मतलब उन्होंने देखा कि उन दोनों टाइप के एलिमेंट्स में जो कंपोजिशन थे उन दोनों का वेट बिल्कुल सेम था, मतलब उनका प्रपोर्शन बिल्कुल सेम था। और उसका रिजल्ट कुछ इस तरह था, यह है परसेंटेज ऑफ कॉपर, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन और परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो ये नेचुरल सैंपल था उनका और ये सिंथेटिक सैंपल था। नेचुरल सैंपल में 51.35% कॉपर था, 9.74% ऑक्सीजन था और 38.91% कार्बन था। और जो सिंथेटिक सैंपल था उसमें 51.35 यानी कि सेम बिल्कुल जो नेचुरल सैंपल में था उतना ही परसेंटेज ऑफ कॉपर 51.35 सिंथेटिक सैंपल के अंदर भी था। ठीक है, और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन दोनों में इसमें भी सेम था, सिंथेटिक वाले में भी सेम था 9.74 और परसेंटेज ऑफ कार्बन सिंथेटिक सैंपल में भी 38.91 सेम ही था। ठीक है। Thus, irrespective of the source, a given compound always contains same elements in the same proportion। मतलब इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि कंपाउंड किस सोर्स में है, उनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स का जो प्रपोर्शन है वो बाय वेट एकदम एग्जैक्टली सेम होगा, भले ही वो नेचुरल है या सिंथेटिक है, उससे उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। The validity of this law has been confirmed by various experiments। और इस लॉ की जो वैलिडिटी है उसको कन्फर्म किया गया था, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए थे उसके बाद। मतलब इस लॉ को देने के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया था सिर्फ वो काफ़ी नहीं था। ये लॉ जब बनकर तैयार हुआ, जोसेफ रोस्ट ने जब ये लॉ बनाया था, तो इस लॉ के बनाने के बाद भी इस लॉ को कन्फर्म करने के लिए कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए। इट इज़ समटाइम्स also referred to as law of definite composition। और कई बार इस लॉ को law of definite composition भी नाम से जाना जाता है। कई बार मतलब इसको law of definite composition नाम भी दिया गया। तो आप ये जो ब्लैक कलर में जो हाईलाइट हो रखा है इसको आप नोट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। और थर्ड लॉ है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस। दिस लॉ वॉज प्रपोज्ड बाय जॉन डाल्टन इन 1803। जॉन डाल्टन के बारे में तो आपने 9th से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, आपको पता होगा कि जॉन डाल्टन कौन थे, है ना। जॉन डाल्टन in 1803 according to this law, if two elements can combine to form more than one compound, the masses of one element that combine with the fixed mass of the other element are in the ratio of small whole numbers। मतलब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये लॉ दिया था जॉन डाल्टन ने 1803 में। इस लॉ में क्या कहा गया है, इस लॉ में ये कहा गया है कि अगर दो एलिमेंट्स, इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, अगर दो एलिमेंट्स कंबाइन होकर एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाएंगे तो एक एलिमेंट का मास दूसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास के साथ जब कंबाइन होगा तो उसका रेशो जो होगा वो स्मॉल होल नंबर्स में होगा। ठीक है, एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। अगर दो एलिमेंट्स कंबाइन होकर एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो एक एलिमेंट का मास दूसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास के साथ जब कंबाइन होगा तो उसका रेशो जो होगा वो स्मॉल होल नंबर्स में होगा। जैसे यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है एक। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म टू कंपाउंड्स। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है दो कंपाउंड्स बनाने के लिए, नेमली वाटर, जिसको हम वाटर बोलते हैं, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बोलते हैं। ठीक है, ये रहा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का वेट 2 ग्राम है और ऑक्सीजन का वेट 16 ग्राम है। तो ये दोनों जब कंबाइन होंगे तो वाटर बनेगा और इसका वेट होगा 18 ग्राम। ठीक है, सेम बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी है। हाइड्रोजन 2 ग्राम प्लस ऑक्सीजन 32 ग्राम, ये दोनों जब कंबाइन होंगे तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाएगा 34 ग्राम का। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है कि ऑक्सीजन का मास मतलब 16 ग्राम और 32 ग्राम ये हाइड्रोजन के फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन के फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन हो रहा है जिसका वेट 2 ग्राम है, और तो ये एक सिंपल रेशो में आएगा, जैसे कि ये रहा 16:32 और 1:2। ठीक है,
आप जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यही आंसर आएगा इसका, ठीक है ना, क्योंकि 16 1 16 और 16 2 32, ठीक है। तो ये हमारा था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। अब इसके बाद लॉ आता है गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। दिस लॉ वॉज गिवन बाय गे-लुसैक्स इन 1808। इस लॉ को गे-लुसैक ने 1808 में दिया था। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था? उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था व्हेन गैसेस combine or are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume provided all gases are at same temperature and pressure। जब दो गैसेज कंबाइन होंगी या फिर प्रोड्यूस होंगी एक केमिकल रिएक्शन के अंदर, तो उनमें होता यह है कि उनका जो वो सिंपल रेशो में होंगी वॉल्यूम से, उनके वॉल्यूम का जो रेशो होगा, ठीक है, वो सिंपल रेशो में होगा उनका वॉल्यूम, और जो सभी गैसेस जो होंगी वो सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे ही होंगी, ठीक है। 100 ml of hydrogen combined with 50 ml of oxygen to give 100 ml of water vapor। मतलब हाइड्रोजन का मतलब 100 ml हाइड्रोजन 50 ml ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन होगा तब वो 100 ml वाटर वेपर देता है, ठीक है। Thus the volumes of hydrogen and oxygen which combine together, इसीलिए वो हाइड्रोजन का वॉल्यूम और ऑक्सीजन का वॉल्यूम जब दोनों कंबाइन होंगे, मतलब 100 ml और 50 ml, तो ये भी एक सिंपल रेशो में आएंगे जो होगा 2:1। गे-लुसैक्स की इस डिस्कवरी ऑफ इंटीजर रेशो इन वॉल्यूम रिलेशनशिप इज एक्चुअली द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस बाय वॉल्यूम। The law of definite proportions stated earlier was with respect to mass. The Gay-Lussac's law was explained properly by the work of Avogadro 1811। गे-लुसैक का जो एक और लॉ, गे-लुसैक ने एक लॉ दिया था इंटीजर रेशो, ठीक है, वॉल्यूम रिलेशनशिप में एक इंटीजर वॉल्यूम रिलेशनशिप के अंदर इंटीजर रेशो का एक लॉ दिया था। उस लॉ को ही डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम भी कहा जाता है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस जो है उसको पहले मास के रिस्पेक्ट के साथ द गे-लुसैक्स लॉ वाज एक्सप्लेन्ड प्रॉपरली। फिर ये जो गे-लुसैक्स का ये जो लॉ था, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस का, इस लॉ को एवोगाड्रो ने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया था 1811 में, ठीक है। 1811 में एवोगाड्रो ने इस लॉ को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया था। अब आता है दोस्तों फिफ्थ लॉ, जिसे हम एवोगाड्रो लॉ कहते हैं। ये जो साइंटिस्ट हैं इनका तो नाम ही कुछ बहुत ज़्यादा लंबा है। लॉरेंजो रोमानो एमिडो कार्लो एवोगाड्रो डी क्वेरिका एडी कैरिटो, 1776 से 1856 तक। जब इनका नाम इतना लंबा है तो फिर लॉ तो लंबा होगा ही। In 1811, Avogadro proposed that equal volumes of gases at the same temperature and pressure should contain equal number of molecules। एवोगाड्रो ने ये लॉ दिया था कि गैसेस के इक्वल मासेस जब सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे सेम नंबर ऑफ मतलब इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन करेंगे, ठीक है। एवोगाड्रो मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एवोगाड्रो ने एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में एक डिस्टिंक्शन बनाई थी जो कि बहुत ही एग्जैक्ट थी, बहुत ही एक्यूरेट थी और समझने लायक थी, मतलब बहुत ही अच्छी थी। इन द प्रेजेंट टाइम्स इफ वी कंसिडर अगेन द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर, अगर हम दोबारा से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन के बारे में बात करें वाटर बनाने के लिए, तो हम देखेंगे कि हाइड्रोजन जो है वो वी सी दैट हाइड्रोजन के दो वॉल्यूम्स ऑक्सीजन के एक वॉल्यूम के साथ कंबाइन होकर
वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स बनाएंगे विदाउट लिविंग एनी अनरिएक्टेड ऑक्सीजन, और कोई भी ऑक्सीजन का एटम ऐसा नहीं होगा जो रिएक्शन से बच जाए, या फिर ऐसा कह सकते हैं। नोट दैट इन फिगर 9.1, ये फिगर 9.1 है, आप इधर देख सकते हैं। यहाँ पे ये हाइड्रोजन का एक वॉल्यूम है, एक वॉल्यूम इधर हाइड्रोजन का है और एक वॉल्यूम ऑक्सीजन का है। ये सब एक साथ रिएक्ट हुए हैं, 2 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर बनाए हैं। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एवोगाड्रो ने यही लॉ दिया था कि गैसेस का इक्वल वॉल्यूम्स, गैसेस का जो होगा वो इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये था हमारा 5th लॉ। In fact, Avogadro could explain the above result by considering the molecules to be polyatomic. मतलब एवोगाड्रो जो थे वो ये ऊपर जो रिजल्ट है इसको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते थे इन मॉलिक्यूल्स को पॉलीएटॉमिक मानकर। If hydrogen and oxygen were considered as diatomic as recognized now, अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को डाइएटॉमिक मान लिया जाए अभी, तो उसका ऊपर वाला रिजल्ट जो है वो बहुत ही आसानी से हमें समझ में आ जाएगा। इसीलिए और डाल्टन्स और दूसरे साइंटिस्ट ने ये बिलीव किया उस टाइम पे कि सेम काइंड के एटम्स जो हैं वो सेम काइंड atoms of the same kind cannot combine, and molecules of oxygen or hydrogen containing 2 atoms did not exist. Avogadro's proposal was published in the French journal de Physique. एवोगाड्रो का जो लॉ था वो जर्नल डी फिजिड्यू में लिखा गया है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग करेक्ट इट डिड नॉट अगेन मच सपोर्ट। तो उसके 50 साल बाद यानी 50 ईयर्स एगो 1860 में पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई केमिस्ट्री के ऊपर, जो कि कार्लशू में हुई थी जर्मनी में। और ये कॉन्फ्रेंस जो थी कई सारे आइडियाज़ को रिजॉल्व करने के लिए हुई थी। तो मीटिंग में स्टेनिस्लाव कैनिज़ारो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक केमिकल फिलोसफी का एक स्केच प्रपोज किया था जो कि एवोगाड्रोस के वर्क को एम्फेसाइज करता था। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास तक हमारी यहीं तक थी। मैंने आपको 5 लॉज बताए, इसके आगे का मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आई होप मेरा तरीका आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।